डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं, वन और वन्यजीव संसाधन, जिसमें कल मैंने आपको वन संसाधन के बारे में बता दिया था और वन संसाधन से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को मैंने भी बता दिया था। आशा है कि आप लोगों ने उसको अवश्य ही पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो वन होते हैं भारत में कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से इनको बांटा गया था। एक बांटा गया था जलवायु के आधार पर और दूसरा बांटा गया था प्रशासन के आधार पर। तो चलिए आज हम लोग देखना शुरू करते हैं। कल मैंने बात किया था, मैंने आपको नाम भी बता दिए थे, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो वन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक बार आप नाम पुनः देख लीजिए तो मैं आगे की चर्चा शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है भारतीय वनों के प्रकार। इसमें लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन इन्हें कहते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और है पर्वतीय वन, फिर है लास्ट में ज्वारीय वन या जिन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंने कल आपको बता दिया था, लेकिन इसमें एक शब्द हमको मिला था उष्ण कटिबंध। तो सवाल ये उठता है कि ये कटिबंध शब्द है क्या। तो सबसे पहले तो आप कटिबंध जान लीजिए। कटिबंध क्या है? पृथ्वी पे उसके मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थात अध्ययन करने के लिए कुछ भाग बनाए गए हैं। इन भागों को हम कटिबंध कहते हैं। तो चलिए एक बार हम मैप पर देख लेते हैं कि कौन से कटिबंध क्या हैं, कटिबंध कितने प्रकार के हैं और कौन सा कटिबंध कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो एक बार आप लोग ध्यान से मैप में देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक कटिबंध की परिभाषा देख लीजिए, जैसा कि आपके सामने इसमें दिखा हुआ दिख रहा है। कटिबंध एक प्रकार से पृथ्वी का विभाजन है, अर्थात पृथ्वी के मौसम का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को विभिन्न भागों में बांटा गया है और इन भागों को हम क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक बांटे गए हैं? भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बांटे गए हैं। आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि बीच में कुछ एरिया है, ऊपर है और यहाँ पे ऊपर है और फिर नीचे 2 एरिया हैं। इसको मैं आपको एक अलग से चित्र में दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर इमेज दिख जाएगी। तो एक बार आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। कटिबंध अब आपको समझ में आ गया हो कटिबंध क्या है। कि अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, पूरी पृथ्वी पर मौसम तो एक समान रहता नहीं है। कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का मौसम है, कहाँ पर गर्मी होती है, कहाँ पर ठंडी होती है, कहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों होती है, इस बात की जानकारी के लिए पृथ्वी को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इन भागों को ही कटिबंध कहा जाता है। यह बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये बीच में जो होती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है। इसके ऊपर देखिए 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3। नीचे भी 3 हिस्से हैं। तो इस प्रकार से टोटल हमको दिखने में 6 लग रहे हैं, लेकिन 3 कटिबंध होते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग मानचित्र में इसे देखते हैं। तो पहले आप इस चित्र में देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी का एक मैप है, जिसमें ऊपर दिख रहा है आपको उत्तरी ध्रुव, नीचे दिख रहा है दक्षिणी ध्रुव। अब बीच में ये जो है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर शब्द क्या है? अगर आप अक्षांश और देशांतर शब्द जानना चाहते हैं तो आप सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में चले जाइए और मैंने पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर 2 वीडियोज बनाई हुई हैं। आप उनको पूरा देख लीजिए, आपको अक्षांश और देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी को बांटा कितने भागों में गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 भाग हैं। एक है उष्ण, एक है शीतोष्ण और एक है शीत। याद रखिएगा, उष्ण है, शीतोष्ण है और शीत है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। यहाँ पे उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर भी नीचे शीतोष्ण है और नीचे शीत कटिबंध है। तो इस प्रकार से 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। तो टोटल 6 नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक एक प्रकार का कटिबंध है, इसको टोटल मिलाकर उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो विषुवत रेखा है ये वाली, अर्थात भूमध्य रेखा, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध है, ये दक्षिणी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध है। देखिए इसका नाम क्या पड़ा है, शीतोष्ण। शीत और उष्ण से मिलकर बना हुआ है
अर्थात यहाँ पर कुछ गर्मी रहती है और कुछ ठंडी भी रहती है, जबकि ये शीत कटिबंध है, यहाँ पर पूरी तरह से ठंडी ही रहती है। ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता है, इसीलिए इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ा शीतोष्ण। तो जब उत्तरी गोलार्ध में गए तो इसका नाम पड़ गया उत्तरी शीतोष्ण, दक्षिण में गए तो दक्षिणी शीतोष्ण, ऊपर गए तो उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे गए तो दक्षिणी शीत कटिबंध। एक बार आप इस मैप में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। तो फिर बात उठी कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप जाइए वहाँ पे पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी 0 अंश अक्षांश रेखा होती है, अर्थात ठीक बीच में जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, ये भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा कहलाती है। और जब यहाँ से हम 23.5 अंश ऊपर जाते हैं तो हमें जो रेखा मिलती है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में। और जब वहीं पे नीचे हम जाते हैं 23.5 अंश पर, तो 23.5 अंश पर हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रेखा मिलती है, अर्थात जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। और जब 66.5 अंश ऊपर जाते हैं तो उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 अंश जब नीचे जाते हैं तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे आर्कटिक पड़ता है और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक पड़ता है, इसीलिए इसको आर्कटिक कहा जाता है और इसको अंटार्कटिक कहा जाता है। तो ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए ये एरिया उष्ण कटिबंध है, अर्थात यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सूर्य ये 23.5 अंश मकर रेखा से लेकर 23.5 अंश कर्क रेखा तक लंबवत चमकता है, इसीलिए इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जबकि यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी सबसे कम पड़ती है, बहुत ठंडी होती है। यहाँ पर भी वही हाल होती है और यहाँ पर भी उसी तरह की प्रक्रिया होती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से कटिबंध हो गए। तो जरा हम देख लेते हैं कि भारत किस कटिबंध में आ रहा है, उष्ण में आ रहा है कि शीतोष्ण में आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये 23.5 अंश से लेकर ये 40 अंश तक का जो एरिया है, मतलब 40 अंश तक का जो एरिया है उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो 23.5 से 40 अंश तक का एरिया है उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। अर्थात जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है वो 23.5 अंश पे है। अगर हम इसके ऊपर चलते जाएं और 40 अंश तक चलते जाएं, इस तरह से 40 अंश तक चलते जाएं, तो ये जो एरिया मिलेगा इसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। वैसा ही ठीक नीचे होता है 23.5 से 40 अंश के बीच का एरिया उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। नॉर्मली कटिबंध के 3 ही प्रकार होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो आप इनको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया किस कटिबंध में पड़ता है। तो ज़रा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैप में देखिए, ये जो एरिया है आपका, ये दिख रहा है इंडिया। यहाँ पर देखिए आप, ये आपको इंडिया दिख रहा है। तो इंडिया जो है ये देखिए कर्क रेखा जा रही है जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसको अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें यहाँ पर जो भारत का इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो जाएगा उष्ण कटिबंध में। इसीलिए देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जबकि जिधर हम लोग निवास करते हैं ये एरिया शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भारत के वनों के प्रकार। तो भारत के वनों के प्रकार में आपने जैसा कि देख लिया कटिबंध शब्द यूज हुआ था, इसलिए मैंने आपको कटिबंध एक बार बता दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं भारत में वनों के प्रकार। तो भारत में वनों के प्रकार पहले जलवायु के आधार पर देखते हैं, फिर हम प्रशासन के आधार पर देखना शुरू करेंगे। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि भारत का नक्शा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये एरिया जो है भारत के नक्शे को प्रदर्शित कर रहा है। तो भारत का अधिकांश भाग जो है उष्ण कटिबंध में पड़ता है और कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, जिसे हम उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो 37.6 डिग्री तक है। याद रखिएगा 37 अंश 6 मिनट तक, 37 अंश 6 मिनट तक है ऊपर,
और जबकि हमने कहा कि 23.5 से 40 तक के हिस्से को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए अब हम लोग वनों के प्रकार देखना प्रारंभ करते हैं। बाकी आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में भूपृथ्वी से संबंधित वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है भारतीय वनों के प्रकार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में वनस्पति और जलवायु परिस्थिति के आधार पर वनों को 5 प्रकार में बांटा गया है। नाम मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपने लिख भी लिया होगा। तो आप इस बात को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने प्रकार यहाँ पे हैं और इनके बारे में जो बातें बोली जा रही हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये कैसे वन है? सदाबहार वन है। अर्थात सदाबहार वन का मतलब है जहाँ पर पत्ते हर साल पूरे वर्ष के महीने लगे रहते हैं, मतलब वर्ष के 12 महीने इसमें पत्ते लगे रहते हैं, ये हरे भरे हमेशा रहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आप इनको याद रख लीजिएगा। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि ये वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए ये वन जो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, मेघालय और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। तो आप अभी देखिएगा मैप में कि कहाँ कहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार होते हैं, अर्थात ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियाँ गिरती नहीं हैं। इनमें कौन कौन से पौधे होते हैं? महोगनी है, अबोनी है, रोजवुड वृक्ष है। तो आप इसके उदाहरण लिख लीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्ष महोगनी, अबोनी और रोडवुड वृक्ष, याद रखिएगा। चलिए दूसरे वन पे चलते हैं हम लोग। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, जैसा कि आप नाम से सुन रहे हैं पर्णपाती, अर्थात इनके पत्ते गिर जाते हैं, या मानसूनी वन अर्थात ये अपने पत्ते वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। कब गिराते हैं? ग्रीष्मकाल के आरंभ में। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे जब बसंत ऋतु शुरू होती है तो उसे पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है, अर्थात पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं और पेड़ नई पत्तियां लेने लगते हैं। इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जैसे मानसून वर्ष में कुछ समय रहता है और कुछ समय नहीं रहता है। ये जो वन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ये जो वन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये कौन कौन से पौधे इसमें होते हैं? सागौन होता है, साल होता है, शीशम होता है, चंदन होता है, बांस होता है। ये सब वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। और अन्य वृक्ष भी हैं जो आपके यहाँ होते हैं, जिनकी पत्तियां साल भर में एक बार गिर जाती हैं, वो पर्णपाती वन की श्रेणी में ही आएंगे। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन तो क्या कह रहा है? ये छितरे हुए तथा झाड़ीनुमा होते हैं, राजस्थान और दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भागों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा शुष्क भागों में ये पाए जाते हैं। तो क्या कहा गया? ये झाड़ीनुमा और कांटेदार होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इनकी जड़ें हैं काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं और इनकी पत्तियां इनसे पानी वाष्प बनकर न उड़ने पाए, इसीलिए अपने आप को कांटे के रूप में बदल लेती हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे नागफनी या कैक्टस है और बबूल जो है और कीकर इस श्रेणी में आते हैं। नागफनी में आपने कभी कभी नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, ऐसे बड़ा बड़ा होता है और उसके बाद उस पर कांटे जैसे लगे होते हैं, तो लगता है कि ये पत्ती है। ये पत्ती नहीं, ये तना है, और जो उसके कांटे दिख रहे हैं ना वो पत्तियां हैं। तो उसकी पत्तियां अपने आप को कांटों के रूप में बदल लेती हैं, जिससे वाष्पन कम होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब अगला प्रकार देखते हैं हम लोग, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देखिए यहाँ पे ध्यान से। पर्वतीय वन जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये कैसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, सीधी सी बात है। अर्थात हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र जो हैं उनमें पाए जाते हैं। तो हिमालय के पर्वतीय भागों में जो चीड़ होता है, देवदार होता है और ओक होता है, चिनोर होता है, वालन आदि वृक्ष 1500 से 1750 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मतलब ये ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पर्वतीय वन कहा जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ और ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनों को आप देख सकते हैं, इनके नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। बाकी पश्चिमी घाट में देखिएगा कुछ पहाड़ियों की बात कर रहा है, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। जब देखिएगा हम लोग पहाड़ियों की चर्चा करेंगे तो उसमें दक्षिण भारत में आने वाली कुछ पहाड़ियों के बारे में भी जाना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन एरिया में जो वन पाए जाते हैं
इन्हें सोलास कहा जाता है, अर्थात पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वनों को सोलास कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट रूप में, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, सोलास कहा जाता है। इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, लैरेल, सिनकोना और बैटल। ये जो सिनकोना है इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। सिनकोना नामक वृक्ष से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो पांचवें प्रकार पे आज के चलते हैं हम लोग। ज्वारी वन या मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन ये कहा जाता है इनको। तो ये वन गंगा के डेल्टाई भागों में पाया जाता है। डेल्टाई भागों में, डेल्टा क्या होता है, जब नदी समुद्र से मिलती है तो नदियों में जाने वाले जो मिट्टी के कण हैं अर्थात अन्य अशुद्धियां हैं वो समुद्र से मिलने के स्थान पर एकत्रित होने लगती हैं, क्योंकि समुद्र में जो लवण मिले रहते हैं इनके लिए अवक्षेप बनाने का काम करते हैं। तो ये अवक्षेप के रूप में बनकर यहाँ पर उभरी हुई मिट्टी का रूप बना लेती हैं और ये एक डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं में पाए जाते हैं डेल्टाई वन या ज्वारी वन। इसका एक उदाहरण है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक वितरित है, ये बात आप याद रख सकते हैं। बाकी इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष, इसीलिए इन ज्वारी वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है और चूंकि डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं इसीलिए डेल्टाई वन भी कहा जाता है। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, ज्वारी वन। इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं क्योंकि ये गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, ऐसा आप लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। और इन्हें मैंग्रोव वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें मैंग्रोव नामक वृक्षों की अधिकता होती है और सुंदरवन डेल्टा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आप इतनी बात को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक बार हम इनको अन्य प्रकार से देख लेते हैं, सारे प्रकार के वनों को, फिर हम चलते हैं प्रशासन के आधार पर वनों के प्रकार। तो चलिए, आप एक बार पुनः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में जान लीजिए। जैसा कि बाकी आपने देख ही लिया है, यहाँ पे कुछ और बातें आप उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनकी जो चौड़ी पत्तियां होती हैं पतझड़ के मौसम में नीचे झड़ जाती हैं, नीचे झड़ जाती हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहा जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ऐसे वन होते हैं जो सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आप इस बात को उसमें जोड़ सकते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सर्दियों के मौसम में क्या, ग्रीष्मकाल की जब शुरुआत होती है, जैसे सर्दी समाप्त होती है वसंत ऋतु आती है, हल्की ठंडी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी प्रारंभ होती है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक जानने को मिल रहा है, क्या जानने को मिल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात जो सदाबहार वन है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहीं पाए जाएंगे अर्थात सदाबहार वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। पर्वतीय वन जैसा कि आपने देख ही लिया कि पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की तरफ पश्चिमी घाट के पास, और हिमालय पहाड़ी जैसा कि आप जानते हैं भारत के उत्तर में स्थित है। चलिए, यहाँ पर आप देख लीजिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन, वही उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जहाँ शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए बताया भी गया है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेमी से भी कम होती है। ये वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, दलदली वन। एक बार आप इसके बारे में पुनः देख लीजिए, दलदली वन। अब देखिए यहाँ से क्या क्या नाम निकल के आ रहा है, दलदली वन या आर्द्रभूमि वन, याद रखिएगा, या वैलांचली वन, ध्यान दीजिएगा, इस रूप में भी इनको जाना जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और कच्छ के रण में पाए जाते हैं जहाँ पर भूमि दलदली होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी है क्योंकि हमने आपको डेल्टाई वन बता दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वनों के प्रकार तो हमने जलवायु के आधार पर देख लिए, वनों के प्रकार हमने जलवायु के आधार पर देख लिए। अब हम देखते हैं प्रशासन के आधार पर वनों के क्या प्रकार हैं। एक बात और फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको ये दलदली वन नहीं ध्यान में रखना है, आपको दलदली वन ध्यान में नहीं रखना। मैंने आपको 5 प्रकार के वन जो बता दिए हैं
आप उनको ध्यान में रखिएगा। उनमें कुछ फैक्ट हमने जो यहाँ पे बताए हैं आप उसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा पीछे वाली बातों को ही आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना बहुत है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं प्रशासन के आधार पर वनों के प्रकार। जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि प्रशासन के आधार पर वनों के प्रकार 3 होते हैं। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पहला है इसमें आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित या संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो अब इनका एक एक करके अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड में आपको आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट रिजर्व भी इनको कहा जाता है। तो थोड़ा देखिएगा आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के जो वन होते हैं सरकार के पर्यवेक्षण में होते हैं, याद रखिएगा, अर्थात सरकार इनके लिए नीतियां बनाती है। यहाँ पर लोगों का प्रवेश वर्जित होता है, यहाँ पर आप जाके लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप पशु नहीं चरा सकते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। मतलब आरक्षित वन सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में रहते हैं, यहाँ पर आम आदमी की लकड़ियों को इकट्ठा करने और पशुओं को चराने के लिए अनुमति नहीं होती है। तो आप इस बात को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि लकड़ियों को इकट्ठा करने और पशुओं को चराने की अनुमति नहीं है। यह जो वन है लगभग 50% से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है, अर्थात कुल 53% हिस्सा जो है आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। बाकी आप देखिएगा संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षित वन ये सरकार की देखरेख में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी सरकार की देखरेख में है, और जो आरक्षित वन है वो भी सरकार की देखरेख में है, परंतु इसमें आम आदमी जाकर जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर सकता है ईंधन के लिए, और एक निश्चित मात्रा में अर्थात नियमित रूप से पशुओं को चरा भी सकता है, परंतु शर्त ये रहती है कि इससे उस वन क्षेत्र को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बात उठी कि उसमें आप जा ही नहीं सकते हैं और आप पशु भी नहीं चरा सकते हैं, लेकिन इसमें आप जा सकते हैं, लकड़ी भी इकट्ठा कर सकते हैं, पशुओं को चरा भी सकते हैं, लेकिन इससे वन क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपको ये बात को ध्यान में रख लेना है। तो हमारे देश का कुल लगभग 1/3 हिस्सा जैसे 29% हिस्सा संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। अब आप अवर्गीकृत वन के बारे में जान लीजिए। अवर्गीकृत वन के बारे में जान लीजिए। आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा अवर्गीकृत वन क्या है। अवर्गीकृत वन में वृक्षों को काटने और मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात आप यहाँ पर जाइए चाहे जो करिए, पेड़ काटिए, मवेशी चराइए, गाय भैंस चराइए, सोइए, खाइए, पीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार को। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो हमारे देश का जो 18% हिस्सा है इस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपने आज देख लिया कि वन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वनों के प्रकार आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अब हम वन की विशेषताओं को देखेंगे और फिर वनों पर आधारित उद्योगों को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। अब अगली हेडिंग शुरू होती है। यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, आप इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए। हेडिंग तो अवश्य ही लिख लीजिएगा, जिससे आपके लिए ये फायदे का सौदा रहेगा। तो जैसा कि अब हम आपको बताने वाले हैं भारतीय वनों की विशेषताएं क्या क्या हैं। भारतीय वनों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो भारतीय वनों की विशेषताओं को कुछ भागों में बांटा गया है, जिन्हें मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं और फिर इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताना प्रारंभ करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भारतीय वनों की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता, अर्थात भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा, उसके बाद लाभदायक वन संपदा, फिर पर्णपाती वनों की अधिकता, वन्य जीवों से समृद्ध वन और प्रजाति विविधता। तो ये हैं भारतीय वनों की विशेषताएं। तो आप इनको अपनी कॉपी में हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए और ये पॉइंट भी अंदर वाले आप लिख सकते हैं या केवल आप समझ सकते हैं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन हेडिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखना प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारत में तो विभिन्न प्रकार के वन पाए ही जाते हैं। जैसे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, अर्थात सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, शंकुधारी वन है, उसके बाद अल्पाइन वन है। अल्पाइन वन वही दलदली स्थानों में जो पाए जाते हैं, और शंकुधारी वन जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि जब पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी अधिक पड़ती है और शीतलहर होने लगती है, तो अगर वहाँ पे पत्तियाँ चौड़ी रहेगी तो बर्फ उस पर जम जाएगी, और जब बर्फ जम जाएगी तो पत्ती खराब हो जाएगी,
इसीलिए वहाँ पर जो वन होते हैं उनके पेड़ कुछ शंकु के आकार में अपने आप को बना लेते हैं, कुछ इस तरह से, जिससे बर्फ़ गिरती है तो वो सरकते हुए नीचे चली जाती है और वो उसमें अपने आप को जीवित रख पाते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है आपको। विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता बस आप अंदर ऐसे लिख दीजिएगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? जलवायु विविधता के कारण, अर्थात भारत की जलवायु एक जैसी तो है नहीं, हर जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है। उच्चावच, उच्चावच क्या है? जो हमारी पृथ्वी की सतह है इसके उछले और निचले होने के कारण जो आकृति बनती है उसे ही हम उच्चावच कहते हैं। जैसे पहाड़ भी एक उच्चावच हो जाएगा, पहाड़ उच्चावच हो जाएगा, मैदान भाग उच्चावच हो जाएगा, ये सब चीज़ें उच्चावच में आएंगी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे पहाड़ होगा वहाँ पे पहाड़ी वन पाया जाएगा, जहाँ पे पठार होगा वहाँ पे पठारी वन पाया जाएगा, जहाँ पे मैदान होगा वहाँ पे मैदानी वन पाया जाएगा। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो चलिए अब आप आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। तो सीधी सी बात है, जो हमारी वन संपदा है वो आर्थिक रूप से संपन्न है। आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब भारतीय वनों में बहुत सारी महंगी लकड़ियां पाई जाती हैं जिन्हें हम इमारती लकड़ी के नाम से जानते हैं, और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें वनों से प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी हम कुछ वनों पर आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद इसका महत्व समझ में आ जाएगा। और वनों से औषधियाँ भी हमको प्राप्त होती हैं। जैसे अभी हम आपको एक आगे हेडिंग बताने वाले हैं, हिमालयन यव, जो कि एक औषधीय पौधा होता है जो कि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हमें इमारती लकड़ी मिल जाती है, औद्योगिक रूप से कच्चा माल मिल जाता है और औषधियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा इसको कहा गया है। बाकी यहाँ पे कहा गया पर्णपाती वनों की अधिकता। पर्णपाती वनों की अधिकता, तो सीधी सी बात है, भारत के लगभग आधे हिस्से पर, याद रखिएगा, भारत के लगभग आधे हिस्से पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन जैसे ही सर्दियां समाप्त होती हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर से नई पत्तियों को धारण करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखी हुई है, वन्य जीव से समृद्ध वन। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि अगर आप हेडिंग याद रखते हैं तो आप आराम से इन बातों को लिख सकते हैं। वन्य जीवों से समृद्ध वन, अर्थात भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायक होते हैं, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक बात आई, प्रजातीय विविधता। तो क्या कह रहा है, भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि जैव विविधता को प्रोत्साहित करती हैं। कल ही मैंने आपको जैव विविधता के बारे में बताया था कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं, जीव हैं, पौधे हैं, उनको अगर एक स्थान पे देखा जाए तो उसी बात को हम कहते हैं जैव विविधता। कल मैंने आपको परिभाषा बताया था, आप उस परिभाषा को अवश्य ही नोट कर लिए होंगे, उसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि भारतीय वनों की विशेषताएं क्या हैं। इनकी हेडिंग को आप लिख लीजिए, बाकी तो आपके समझ में आ ही जाएंगी। अब अगली हेडिंग हमारी शुरू होती है, भारतीय वनों का ह्रास, उसके कारण और उससे होने वाली परेशानियां। तो यहाँ से भी आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स मिलेगा। चलिए, तो इसमें पहले ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय वनों के ह्रास के कारण क्या हैं, हम इनको पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय वनों के ह्रास से होने वाली परेशानियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए वनों के ह्रास के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वनों के ह्रास के क्या कारण हैं। तो वनों के ह्रास के कारण क्या हैं? वन की कृषि भूमि में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया था जहाँ पर पहले वन था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण, लोगों की ज़रूरतों के कारण जमीन पर कृषि करने की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों ने क्या किया, इस वन को काट दिया। लोगों ने इस वन को काट दिया और काटने के बाद क्या किया कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि बना ली और खेती करने लगे। तो एक प्रकार से वन का ह्रास हो गया। उसके बाद स्थानांतरी या झूम कृषि। स्थानांतरी या झूम कृषि, तो ये याद रखिएगा, इसमें एक शब्द आया झूम कृषि। झूम कृषि को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं। ये पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस कृषि में होता क्या है आप एक बार समझ लीजिए। झूम कृषि में क्या होता है? झूम कृषि में होता यह है कि यहाँ पे कोई क्षेत्र है जहाँ पर वन पाया जा रहा है। अब वन पाया जा रहा है तो यहाँ पर वन को काट दिया गया। वन को काट दिया गया
और यहाँ की जो पत्तियाँ आदि थी उन्हें जला दिया गया, और जली हुई पत्तियाँ खाद का काम करती हैं और ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर खेती कर ली जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये मिट्टी फिर से अनुपजाऊ हो जाती है तो इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के कारण क्या होता है, जो वहाँ का वन होता है फिर से ये काटते हैं और उसकी पत्तियों को जलाते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो इसी को हम झूम कृषि या स्थानांतरी कृषि भी बोलते हैं। देखिए, एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो रही है। यहाँ पे उपजाऊ से अनुपजाऊ हुआ, ये लोग खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, वनों को इन्होंने जलाया। ऐसी खेती का प्रयोग कौन करते हैं? आदिवासी, जो कि अभी विकास से दूर हैं, इसीलिए वो परंपरागत कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसी को हम झूम कृषि या स्थानांतरी कृषि बोलते हैं। तो इससे देखिए, वन काटते जा रहे हैं और जब ये हिस्सा अनुपजाऊ हो गया तो यहाँ पर कोई वन भी पैदा नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रकार देखते हैं, ईंधन और इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग। तो सीधी सी बात है, वन से हमें इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, अर्थात महंगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो जब जिनकी जरूरत पड़ती है तो वनों को काटना पड़ता है। वनों का चारागाहों में परिवर्तन, जाहिर सी बात है, अगर वनों में चारागाह बना दिए जाएंगे तो वन का ह्रास होता ही जाएगा, औद्योगिकरण और खनन गतिविधियों के कारण। अब जैसे मान लीजिए कोई वन है, उसमें जमीन के नीचे कुछ पाया गया, जैसे कोई खनिज पाया गया, तो क्या करेंगे? उस वन को समाप्त कर देंगे और उस खनिज को निकालेंगे बाहर, जिससे वन का ह्रास होगा। फिर क्या कर रहा है? बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलमग्न होना, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में वन है और उसके बगल में बांध बना दिया गया, बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी पूरे एरिया में भर गया, और जब पूरे जंगल में पानी भर गया तो कई पेड़ सड़ गए और वनों का ह्रास हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, रेलवे तथा राजमार्गों के निर्माण और प्रसार के लिए वनों की कटाई है, तो आप जानते ही होंगे। बाकी प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूकंप हो गया, आग लग गई, भूस्खलन हो गया और उनसे वन नष्ट हो गए। अभी आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया के वनों में जब आग लगती है तो उसको बुझाने में कई महीने लग जाते हैं और कई हजार एकड़ तक के जंगल साफ हो जाते हैं सीधे सीधे। तो आग लगना भी वन ह्रास का एक कारण हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वन ह्रास से होने वाली समस्याएं क्या हैं। अगर वन ह्रास हो रहा है तो उससे उत्पन्न क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो आप देखिएगा, वन ह्रास से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल गए इंपॉर्टेंट, एक वन ह्रास के कारण और एक वन ह्रास से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो देखिए, मृदा का अपरदन वनों के ह्रास का प्रमुख दुष्प्रभाव है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आप पेड़ काट दीजिए, पेड़ क्या काट दीजिए, जैसे आप छोटी घास का ही उदाहरण ले लीजिए। जहाँ पे घास होती है जिस मैदान में, वहाँ की मिट्टी नहीं बहती है। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर घास है तो यहाँ की मिट्टी नहीं बहेगी बरसात में भी। लेकिन अगर आप यहाँ की घास को हटा देंगे तो सीधा सीधा मिट्टी दिखने लगेगी और बरसात के साथ ही मिट्टी भी बहकर चली जाएगी और मृदा अपरदन हो जाएगा, जो कि अपक्षय और अपरदन मैं आपको इसकी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद ऐसे ही वन के साथ भी होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ वो क्या करते हैं, पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ों को फैलाकर मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। लेकिन जब आप पेड़ काट देंगे तो वहाँ से जड़ें हट जाएंगी या सूख जाएंगी तो मिट्टी धीरे धीरे बहने लगेगी और मृदा अपरदन बढ़ने लगेगा। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आप एक बात यहाँ पर और देख लीजिए, वनों के ह्रास से वर्षा में कमी होती जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, वनों के ह्रास से वर्षा में कमी होती जा रही है। कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? अभी तो आप जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर नदियाँ और तालाब पाए जाते हैं, नदी है, तालाब है, यहाँ से पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है और बादल बनता है। बादल बनने के फलस्वरूप वर्षा होती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो वन से वर्षा का क्या कनेक्शन है? वन से वर्षा का क्या कनेक्शन है? आप इस बात को देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से कि वन से वर्षा का कनेक्शन क्या है। ऐसे मैंने कल की वीडियो में भी एक बार बताया था कि वन से वर्षा होती है, अर्थात वन वर्षा में सहायक होते हैं। तो वन कैसे वर्षा में सहायक होते हैं, आप इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए। वन कैसे वर्षा में सहायक होते हैं, तो देखिए इधर पहले आप, वन वर्षा में कैसे सहायक होते हैं। जब नदियों और तालाबों से पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है तो जो बादल बनते हैं वो हल्के होते हैं और उड़ते हुए चले जाते हैं आगे की ओर। लेकिन अगर यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ की पत्तियां हैं और सुबह के टाइम प्रकाश संश्लेषण होता है, और पेड़ जो होते हैं, पेड़ की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। क्या करती हैं? जमीन से खनिज लवण और जल लेके जाती हैं और सूर्य के प्रकाश से CO2 ग्रहण करती है, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं।
तो जब ये अपना भोजन बनाती हैं तो निकलने वाली ऊर्जा के फलस्वरूप, याद रखिएगा, निकलने वाली ऊर्जा अर्थात सूर्य के द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा, सूर्य के द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा के फलस्वरूप इनकी पत्तियों से जो वाष्प होती है वो बाहर भी निकलती रहती है, अर्थात जमीन से जो जल पत्तियों तक पहुंचता है उसका कुछ हिस्सा वाष्पित होकर बाहर निकलने लगता है, और जब वाष्पित होकर बाहर निकलने लगता है तो ऊपर जाता है, और जो इसके ऊपर से बादल बहता हुआ जा रहा था उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, और जब उसके साथ जाकर जुड़ता है तो ये बादल भारी हो जाते हैं और बरसने लगते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली जो वन है वो वर्षा में सहायक होते हैं, क्योंकि अगर पेड़ है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूर करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जमीन से खनिज लवण और जल ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, और उस जल का कुछ भाग वाष्पित होकर बाहर निकलता है और बादल तक पहुंचता है, जिससे उसे जुड़कर उसे भारी बना देता है और वर्षा हो जाती है। तो यहाँ से आपने देखा कि वन कैसे वर्षा से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, वनों के ह्रास से पारिस्थितिकी में भी क्षति हो रही है। वनों के ह्रास से पारिस्थितिकी में भी क्षति हो रही है। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें जैव और अजैव घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैव घटक जो जीवों से मिलते हैं और अजैव घटक जो वनस्पतियों से मिलते हैं। याद रखिएगा, जैव घटक और अजैव घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तभी इस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। अगर कोई भी एक घटक समाप्त होगा तो ये पारिस्थितिकी का ह्रास होगा और मानव जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो अजैव घटक जो कि पौधों और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, तो अगर आप वन काट देंगे तो अजैव घटकों की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त होने लगेगा। बाकी तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, वनों के ह्रास से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो CO2 ग्रहण नहीं होगा और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, वनों के ह्रास से औषधीय पादपों का भी उन्मूलन हो रहा है। याद रखिएगा, वनों के ह्रास से औषधीय पादपों का उन्मूलन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी औषधियां वनों से ही मिलती हैं, और अगर वन ही नहीं रहेगा तो औषधि कहाँ से मिलेगी। तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कम से कम 5 पॉइंट तो आप नोट कर ही लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वनों पर आधारित उद्योग। तो अब हम लोग आज इसको देखेंगे और कल से हम लोग शुरू करेंगे वन्य जीव और वन संरक्षण से संबंधित नीतियां। तो चलिए इधर आप देखिए, वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग क्या क्या हैं। तो पहले एक बार आप इनको ध्यान में रख लीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, कागज उद्योग है, खेल उपकरण उद्योग है और माचिस उद्योग है। एक उद्योग और यहाँ पे दिखाई दे रहा है तारपीन तेल उद्योग, जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकती है। और बगल में आपको हेडिंग दिख रही होगी हिमालयन यव, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो चलिए आज पहले हम लोग देख लेते हैं कि वनों पर आधारित उद्योग। तो 4 उद्योग हैं, इनके नाम आप पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से इनका कैसे उपयोग होता है। तो आप देखिए इधर कैसे इनका उपयोग हो रहा है। सबसे पहले कागज उद्योग में कैसे उपयोग हो रहा है। कागज आप लोग जानते ही होंगे, लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। कागज निर्माण के जो कच्चा माल है वो लकड़ी से मिल रहा है, तो इसका मतलब वो वन से ही आएगी। कौन कौन से पौधे से बनाए जाते हैं जी कागज, याद रखिएगा, बांस और यूकेलिप्टस। बांस और यूकेलिप्टस, जिसे आप लिप्टस का पेड़ भी कहते हैं, जो कि आपके यहाँ नहरों के किनारे मिल जाता है, ये कागज निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। और खेल उपकरण उद्योग है, खेल के उपकरण भी लकड़ियों से ही तो बनाए जाते हैं। जैसे हॉकी हो गया, बैट हो गया, बॉल की बात करिए, बॉल भी तो लकड़ी से ही बनती है, ड्यूस की बॉल, याद रखिएगा। तो उसमें क्या कह रहा है, पोपलर, अखरोट, टीक आदि की लकड़ी उपयोगी होती है। तो याद रखिए, ऐसे आप बोल सकते हैं कि अधिकांश खेल के उपकरण लकड़ियों से ही निर्मित होते हैं और ये लकड़ियाँ वनों से ही प्राप्त होती हैं। और माचिस उद्योग, माचिस भी आप तो जानते हैं लकड़ी से ही बनती है, इसका मतलब माचिस उद्योग भी वन पर आधारित उद्योग ही है। ये इसमें कौन कौन से पौधे उपयोग होते हैं, पोपलर और यूकेलिप्टस जैसी लकड़ियों की आवश्यकता होती है, ये भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। और तारपीन तेल उद्योग क्या है, तारपीन तेल उद्योग देखिएगा आप यहाँ पे, तारपीन का तेल जो है एक चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। याद रखिएगा, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। चीड़ के पेड़ से उसकी छाल को काटने के बाद एक गाढ़ा द्रव निकलता है, जैसे रबड़ के पेड़ से रबड़ का द्रव निकलता है, उसी प्रकार से इससे निकलता है। तो यहाँ से बनता है तारपीन का तेल।
ये हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ नामक पौधे से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा वनों पर आधारित कुछ प्रमुख उद्योग। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। आज की क्लास बंद करने से पहले मैं आपको चीड़ का पेड़ एक बार दिखा देता हूं, आप उसको देख लीजिए। तो आप लोग देखिए, यह है चीड़ का पेड़। इससे देखिए कैसे इसकी छाल को काट दिया गया है और यहाँ से तारपीन का तेल निकाला जा रहा है। तो दिखाई दे रहा है, चीड़ के पेड़ की छाल को काटा जाता है तो उससे तारपीन का तेल निकलता है। एक बार आप पूरे पेड़ का फिगर देख लीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, यह है चीड़ का पेड़। इसकी पत्तियां आपको दिख रही होंगी, किस प्रकार से इसकी डाल आपको दिख रही होगी। पहाड़ी क्षेत्र है जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़िए और मस्त रहिए।